आज मेरा लेक्चर नंबर 38 है। क्या करो 38 है। हाँ, लास्ट टाइम मैंने बीटा डिके जो है उसको शुरू किया हुआ था। तो बीटा डिके के अंदर हमने उस दिन शायद ग्राफ बनाया था, बनाना है अभी ग्राफ। ठीक है, अच्छा ये जो ग्राफ है ये आपने प्लॉट करना है जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन एनर्जी, इसको MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले लें, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके दरमियान जो है वो ग्राफ प्लॉट होगा। और ये ग्राफ कुछ इस किस्म का आएगा, कुछ ऐसा। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि ये यहाँ से ऊपर से ग्राफ जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, मतलब कि इधर नीचे ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई आपके पास बीटा डिके के अंदर कोई अपर लिमिट मौजूद है। तो उस अपर लिमिट से ये स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट होने के बाद फिर इसने डिके किया। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है कि जो अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट ऑफ कॉन्टिन्यूअस बीटा स्पेक्ट्रम, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये बीटा डिके जो है उसका एक स्पेक्ट्रम है उसको शो कर रहा है, कॉरस्पॉन्ड्स टू द केस वेयर एंटी न्यूट्रिनो is emitted with zero energy and whole energy is carried by the electron। ठीक है, तो अपर लिमिट यानी कि ये इधर से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये जो कॉन्टीन्यूस, ये जो इस किस्म का ग्राफ होता है ये कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम को शो कर रहा होता है। अगर आप इसको रिकॉल करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो हैं उनका ग्राफ भी कुछ इससे मिलता जुलता है, लेकिन वो ग्राफ जो है वो अपर लिमिट से स्टार्ट नहीं होता था। ठीक है, वो ग्राफ जो था वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, लेकिन होता उसका बिहेवियर कुछ इसी तरह का है कि यानी कि पहले इंक्रीज होता है फिर वो डिके की तरफ जाता है। तो ये जो हमारा बीटा स्पेक्ट्रम है ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है किस केस को, ये उस केस को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है कि जब एंटी न्यूट्रिनो, आपको पता है कि जो बीटा डिके होता है उसके अंदर एंटी न्यूट्रिनो जो है वो एमिट होता है, यानी कि एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है और उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो होता है। और हमने कहा था कि एंटी न्यूट्रिनो जो होता है उसकी 1/2 स्पिन होती है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो जो एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो रहा है उसकी ज़ीरो एनर्जी है। ठीक है, यानी कि वो कोई एनर्जी साथ पोजेस नहीं कर रहा, जितनी एनर्जी कैरी कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बीटा पार्टिकल, ठीक है, बीटा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफ के इस तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी है। तो अब एंटी न्यूट्रिनो के पास तो कोई एनर्जी है नहीं है, सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन के पास है, इसलिए ये अपर लिमिट से जो है ग्राफ वो स्टार्ट हो रहा है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को आपने कंजर्व करना है, जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर अमिट होगा। सिर्फ एनर्जी को कंजर्व करने के लिए वहाँ पर एक जो है एंटी न्यूट्रिनो एमिट हुआ है, जिसका कि ज़ीरो रेस्ट मास है, जिसकी स्पिन हाफ है और जो न्यूट्रल है। ठीक होगी बात। अच्छा, अब जो हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है, अब ये वाला मैक्सिमम पॉइंट है आपके पास कर्व का, ठीक है। तो एट द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व, ये जो कर्व का मैक्सिमम पॉइंट है, तो दो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर करेंगे इक्वल एनर्जीज, किसमें, लो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ऑफ द कर्व, ठीक है। क्योंकि एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके से निकल जाता है और उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी उसके अंदर से निकल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम पॉइंट है, the two share energy nearly equal, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल होगी, एंड इन द लो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है। तो अब इस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो एनर्जीज हैं वो ऑलमोस्ट, मतलब कोई दो की आप बात कर लें तो उनकी एनर्जीज ऑलमोस्ट क्या होंगी, इक्वल होंगी, नियरली इक्वल होंगी। हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, लेकिन वो ऑलमोस्ट इक्वल होंगी इस मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो प्रोटॉन की एनर्जी है वो लो रेंज के अंदर होगी। प्रोटॉन जो है इस जगह पर वो लो रेंज के अंदर। अब इसके अंदर एक तीसरी चीज़ भी है, और वो तीसरी चीज़ कौन सी है, वो एंटी न्यूट्रिनो है, ठीक है। वो भी तो निकल रहा है ना इसके अंदर। तो अब एंटी न्यूट्रिनो जो है उसको भी तो कुछ शेयर जो है वो एनर्जी का मिलेगा। तो द एंटी न्यूट्रिनो गेट्स ग्रेटर शेयर ऑफ एनर्जी। तो एंटी न्यूट्रिनो जो है उसको ज़्यादा एनर्जी का शेयर मिलता है, एंड द इलेक्ट्रॉन गेट्स लेस एनर्जी एज कंपेयर्ड टू एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो एंटी न्यूट्रिनो जो है, अब जाहिर बात आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको कंजर्व करना है। तो एक को लेस और एक को ज़्यादा, तो टोटल अमाउंट आप जमा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, उसी अमाउंट के बराबर हो जाएगी बिफोर बीटा डिके, बिफोर बीटा डिके, आफ्टर बीटा डिके। जितनी एनर्जी बिफोर बीटा डिके थी उतनी ही एनर्जी आफ्टर बीटा डिके होनी चाहिए। तो फिर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड करेगा। अब पाली हाइपोथेसिस जो था उसके मुताबिक जो न्यूट्रिनो है वो मुख्तलिफ जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो की गई है बीटा रे स्पेक्ट्रम के अंदर। यानी कि
आपके पास दो किस्म के बीटा रे स्पेक्ट्रम होते हैं। एक आपके पास सादा ऑर्डिनरी बीटा स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, वो जिसका ये हमने ग्राफ प्लॉट किया। या हमारे पास दूसरा होता है जिसको हम रिवर्स बीटा डिके कहते हैं, यानी कि बीटा डिके का जो आप ग्राफ प्लॉट करते हैं वो उसका स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि आपके पास जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं, आप इस ग्राफ से आपको साफ पता चल रहा है, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन एनर्जी के दरमियान में ग्राफ प्लॉट किया और ये एनर्जी इंक्रीज हुई है, किसी मैक्सिमम पॉइंट तक गई है और उसके बाद फिर डिक्रीज हुई है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बीटा डिके के अंदर अमिट हो रहे हैं, उनकी एनर्जीज एक दूसरे से डिफरेंट, एक जैसी नहीं है। अगर एक जैसी होती तो फिर इस तरह का ग्राफ ना आता, ठीक है। ये पहले बढ़ रहा है मैक्सिमम, तब गया और नीचे गया। अब इसमें अब यहां पर इस ग्राफ के अंदर एक्चुअली न्यूट्रिनो का जिक्र नहीं है। आपने ये ग्राफ जो प्लॉट किया है, ये आपने किसके दरमियान किया है? आपने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान किया। लेकिन बीटा डिके में न्यूट्रिनो को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है क्योंकि हमने एनर्जी जो है उसको कंजर्व करना है। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म की एक्सप्लेनेशन जो हैं, ये बीटा स्पेक्ट्रम, यानी कि ये सारा जो है इसको क्या कहते हैं? बीटा स्पेक्ट्रम। जो पॉली ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, इसकी मुख्तलिफ एक्सप्लेनेशन जो हैं वो मौजूद हैं इस स्पेक्ट्रम की, ठीक है। तो अब जो न्यूट्रिनो है, द न्यूट्रिनो इज बीइंग massless, chargeless, and non-electromagnetic। नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है कि न्यूट्रल है, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, चार्ज कोई नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं होगी, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। अब ये तो बात होगी ऑर्डिनरी बीटा डिके की, ठीक है। ये ग्राफ भी हमने प्लॉट करके देख, इसका स्पेक्ट्रम भी जो है वो देख लिया। अब हमने जो है वो नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है वो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दूसरा हमारे पास जो है वो इन्वर्स बीटा डिके है, ठीक है। तो इन्वर्स, इसके अंदर एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, उसके अंदर न्यूट्रिनो जो है वो निकलेगा। और इन्वर्स का मतलब होता है कि उलट, वो इस ऑर्डिनरी बीटा डिके का अपोजिट, यानी कि उसके अंदर जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? वो अपोजिट प्रोसेस होगा। तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर हमने देखना है इनवर्स बीटा डिके। अच्छा, अब ये जो न्यूट्रिनो है जिसकी अभी हमने यहाँ पर बात की है, ठीक है, कि ये जो न्यूट्रिनो है ये मासलेस है, चार्जलेस है और नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इसका मतलब है कि ये चूँकि इसके अंदर फिर ये चीज़ें मौजूद नहीं है, ये यानी कि चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो आप अगर ये किसी मैटर के ऊपर इसको बम्बार्ड किया जाए या किसी मैटर के ऊपर इसको हिट किया जाए, तो चूँकि इसकी न्यूट्रल नेचर है तो ये क्या करेगा? ये उस मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। जैसे न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस होता है, तो चूंकि न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस है, तो इसका मतलब यह है कि उसको आप जब किसी मैटर के ऊपर आप उसको बम्बार्ड करेंगे
तो वो वहाँ पर उस मैटर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होंगे, तो वो आसानी से गुजर कर ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होने की ये भी वजह होती है कि वो पार्टिकल न्यूट्रल हो। अगर वो पार्टिकल न्यूट्रल नहीं है, चार्ज है, तो फिर वो जो मैटर के इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड है उनसे डिफ्लेक्ट होगा और ज़्यादा उस मैटर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। बात समझ आ रही? ठीक है, तो न्यूट्रिनो जो है वो भी इसी तरह एक चार्जलेस मासलेस नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तो किसी भी मैटर के अंदर से पास कर जाएगा। तो जब ये मैटर से पास करेगा तो इट मीन्स कि इट इंटरेक्ट विद द मैटर। ठीक है, द न्यूट्रिनो कैन पास थ्रू मैटर एंड it will interact with matter. This process is called inverse बीटा डिके। तो ये प्रोसेस जो है इसको आप इन्वर्स बीटा डिके का नाम देते हैं। तो जो बीटा डिके है ये क्या है? ये बेसिकली इसका मतलब है कि जो रिप्रेजेंट करता है इंट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो विद मैटर। ठीक है, यानी न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो की जो इंट्रैक्शन है मैटर के साथ उसको हम बीटा डिके कहते हैं। बीटा डिके इज द इंट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो विद मैटर। न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो की इंट्रैक्शन जो है वो मैटर के साथ। तो सपोज करें कि हमारे पास ये एक एंटी न्यूट्रिनो है, ये इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ। तो हमारे पास एक न्यूट्रॉन और उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मिट होता है। ठीक है, यहाँ न्यूट्रॉन इंटरेक्ट करता है एक न्यूट्रिनो के साथ और उसके नतीजे में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो उसमें से मिट होता है। ठीक है, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द इंट्रैक्शन प्रोटॉन के साथ न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकला। फिर न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज द इंट्रैक्शन। ये इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये क्या लिखा पीछे हमने कि जब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो बीटा डिके होता है। ठीक है, तो अब जो प्रोबेबिलिटी है इन रिएक्शंस की वो स्मॉल होती है। यानी कि जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि ये रिएक्शन अक्कर करने की कि आया कि जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो रिएक्शन अक्कर करेगा या नहीं करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। कम होने का मतलब है कि ज़्यादा अक्कर नहीं करेगा।
ठीक है, कम जो है वो अकर करेगा। इसी वजह से न्यूट्रिनो जो हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाते हैं मैटर के अंदर, ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है क्या करने की, प्रोसेस को इनिशिएट करने की। तो अब जब आपने न्यूट्रिनो को उसके ऊपर इंटरेक्ट किया या पास करवाया मैटर के अंदर से, तो जितनी देर तक तो वो इंटरेक्ट नहीं करेगा उतनी देर तक तो वो मैटर से पास करता रहेगा, यानी कि उसके अंदर घुसता चला जाएगा। लेकिन जिस जगह पर जाकर वो इंटरेक्ट कर जाएगा फिर वो उससे आगे मजीद पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। इस बात का ये मतलब है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी कम होती है। प्रोबेबिलिटी कम होने की वजह से न्यूट्रिनो की जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। जिस जगह पर जाकर वो इंटरेक्ट कर गया उसके बाद फिर वो मज़ीद पेनिट्रेट नहीं हो सकेगा, उससे ज़्यादा मज़ीद उसमें से पास नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो हाउएवर द प्रोबेबिलिटी of these reactions is very low। ये जो रिएक्शंस हैं इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दैट इज वाई neutrino are free to cover vast amount of matter without interaction। While neutron outside a nucleus can undergoes negative beta decay। As its mass is greater than proton। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है इन रिएक्शंस की वो कम है, ठीक है। क्यों? इस वजह से कि जो हमारे पास न्यूट्रिनो हैं वो फ्री हैं टू कवर वास्ट अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब बहुत ज़्यादा हिस्सा मैटर का जो है उसको कवर कर जाते हैं विदाउट इंट्रैक्शन, बगैर इंट्रैक्शन के। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस वो क्या करता है, वो उस वक्त अंडर गोज जाता है बीटा डिके, नेगेटिव बीटा डिके में, ठीक है, एज इट्स मास इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, क्योंकि उसका मास, जैसा ये रिएक्शन लिखे हुए, ठीक है, ये प्रोटॉन है, एंटी न्यूट्रिनो है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन में हुआ, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रिनो है, ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ और ये इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हुआ। तो ये दोनों ही हमारे पास क्या हो रहे हैं, बीटा डिके हो रहे हैं, निकल तो दोनों में इलेक्ट्रॉन रहा है ना, लेकिन उसके साथ फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि पहले रिएक्शन में प्रोटॉन इंटरेक्ट कर रहा है एंटी न्यूट्रिनो से, तो उसके नतीजे में न्यूट्रॉन निकल रहा है और साथ इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है और साथ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। दूसरे रिएक्शन के अंदर
न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और प्रोटॉन बन रहा है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल दोनों में इलेक्ट्रॉन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो दोनों के अंदर ही बीटा डिके जो है वो अकर कर रहा है। अच्छा, अब जो लाइटर प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते न्यूट्रॉन के अंदर एक्सेप्ट विद इन द न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर, इसके अलावा ये ट्रांसफॉर्म नहीं होता। बीटा डिके क्या होता है? बीटा डिके में यही होता है कि न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है। इसलिए आप कहते हैं कि बीटा डिके, जो ऑर्डिनरी बीटा डिके है, उसमें Z 1 से बढ़ जाता है और इनवर्स बीटा डिके के अंदर Z 1 से कम हो जाता है। ठीक है, तो जो लाइटर प्रोटॉन्स हैं उनको आप न्यूक्लियस के बाहर जो है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होती है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है। ये मिटा दो ना सर। The lighter proton cannot transformed। लाइटर प्रोटॉन जो है ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता इनटू न्यूट्रॉन except within the nucleus। तो अब जो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव बीटा डिकेज हैं उनकी इक्वेशन निकलते हैं। द नेगेटिव and positive beta decays। AZ plus AZ minus 1 plus 0 1 in neutrino is equal to XA Z minus 1 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, फिर Z प्लस Z माइनस 1 बीटा माइनस 1 प्लस न्यूट्रिनो। इसके अंदर आप एरो डाल लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। Z प्लस 1 माइनस 1 और न्यूट्रिनो। ये इनवर्स बीटा डिके है और ये ऑर्डिनरी बीटा डिके। इसमें आप देखें Z माइनस 1 है, एक पीछे जा रहा है, ठीक है। इसमें Z प्लस 1 है, यानी कि इसमें एक प्रोटॉन कम हो रहा है और इसके अंदर एक प्रोटॉन ज़्यादा हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है जी। अब जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ पर पॉजिट्रॉन निकला है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिट्रॉन के ऊपर
पॉजिटिव, यानी कि उसका एंटी पार्टिकल है। चार्ज के लिहाज से ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव है। जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, ये इनका एमिशन जो है वो तकरीबन एक जैसा होता है तमाम रिस्पेक्ट में, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट के आप इनका स्पेक्ट्रम जो है एनर्जी का उसको प्लॉट करें। और जब आप इनका स्पेक्ट्रम जो है वो एनर्जी का प्लॉट करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। कहाँ पर? जहाँ पर लो एनर्जी होती है। वो अभी मैंने पीछे ग्राफ प्लॉट किया था ना, उसके अंदर एनर्जी बढ़ती भी है और कम भी होती है। तो जहाँ पर लो एनर्जी होती है ना, उस लो एनर्जी के अंदर जो है वो थोड़ा सा इनके एमिशंस के अंदर जो है वो डिफरेंस आता है। अदरवाइज इनका जो तकरीबन एमिशन है जो न्यूक्लियस के अंदर से होता है वो तकरीबन एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन emission are alike, तकरीबन एक जैसी हैं इन ऑल रिस्पेक्ट्स। accepting the shapes of the curves, shapes of their respective energy spectra at the low energy ends। ठीक है, वो अगर ग्राफ आप पलटें, उसको अपना ग्राफ अगर पीछे खोलें तो उसका लो एनर्जी एक तो हाई शुरू हो रही है ना, एक लो एनर्जी एंड हो, तकरीबन एक जैसा ही रहता है। लेकिन शायद जो है ना, जो जहाँ पर लो एनर्जी है वहाँ पर आकर शायद उस एमिशन के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़े, ऑलमोस्ट, लेकिन जो है वो एक जैसा ही होता है। अब वो जो फ़र्क जो पड़ रहा है उसकी डिटेल में नहीं हम जाएंगे, वो मज़ीद क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना जो बन जाता है कि वाई द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होती हैं जिनके अंदर वो लाई करता है, वो फिर लंबी बहस हो जाएगी है। लेकिन आप ये रखें कि आप यही रखें अपने कि ऑलमोस्ट इनका एमिशन जो है वो एक जैसा होता है। यानी कि आप इनका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे ना एनर्जी का, तो वो वही आएगा वो जो हमने पीछे प्लॉट किया है। ठीक है, वही वाला ग्राफ जो है वो ऑलमोस्ट इनका आएगा। अच्छा, अब जो रीज़न है इस डिफरेंस के लिए वो ऑब्वियस है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, जबकि पॉजिट्रॉन जो है वो जब न्यूक्लियस को छोड़ता है तो वो क्या होता है, वो एक्सेलरेटेड होता है बाय द रिपल्शन ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज। ज़ाहिर बात है निकल रहा है ना उसके अंदर से। अब पॉजिट्रॉन निकल रहा है तो पॉजिट्रॉन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस के अंदर भी तो वैसे तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगी, वो उसको धकेलेगा, तो वो उस रिपल्शन की वजह से पॉजिट्रॉन जो है वो क्या करेगा, वो एक्सेलरेट होगा, उसके अंदर जाहिर बात है फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी, उसकी वजह से वो एक्सेलरेट होगा। तो ये जो फिनोमेना इलेक्ट्रॉन के कैप्चर का, ये क्लोजली कनेक्टेड है विद पॉजिट्रॉन एमिशन। यानी कि जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो उसी तरह कोई न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस निकलेगा, पॉजिट्रॉन क्यों निकला है, पॉजिट्रॉन निकला है रिपल्शन की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, तो अगर कोई और पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर पैदा हो गया न्यूक्लियस के अंदर, तो वो प्रोटॉन उस पॉजिटिव चार्ज को
रिपेल करेगा तो वो उस रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। अब चूंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके बाहर अगर कोई नेगेटिव चीज़ होगी तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक ही प्रोसेस हो गए। एक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है, एक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कैप्चर और एमिशन। इलेक्ट्रॉन को कैप्चर, पॉजिट्रॉन का एमिशन जो है वो होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन of positive nuclear charge, एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज है, while a positron leaving the nucleus is accelerated by the repulsion of positive nuclear charge। ठीक है जी, पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज की रिपल्शन। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये किसका एंटी पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो ये उस रिपल्शन की वजह से एक्सेलरेट होगा, और जब ये एक्सेलरेट होगा तो एक्सेलरेट होने के बाद ये न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। तो ये प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर is closely connected with positron emission। तो जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन कैप्चर का, यानी कि न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है, ये दोनों एक ही हैं। एक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और दूसरे के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। अट्रैक्शन होगी तो कैप्चर करेगा उसको, रिपल्शन होगी तो एमिट करेगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब किसी न्यूक्लियस को कैप्चर, न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है तो वो ऑब्जर्व करता है वन ऑफ इट्स इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, जो इनर ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं। इनर ऑर्बिट्स कौन से होते हैं? विच आर नियर टू न्यूक्लियस। ऐसे ही होता है ना आपके पास एटम, ये एनर्जी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, अब ये इनर ऑर्बिट्स हैं, ये वाले, तो इन इनर ऑर्बिट्स के अंदर जो हैं उनको न्यूक्लियस जो है वो अपने अंदर ऑब्जर्व करेगा, और जब वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करेगा तो ट्रांसफॉर्म करेगा न्यूक्लियर प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन के अंदर, जिसके साथ एमिशन होगा न्यूट्रिनो का। उसको ऑब्जर्व करेगा तो एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा और साथ उसके एक न्यूट्रिनो निकल जाएगा। तो ये हम कहेंगे ये बीटा डिके हो गया।
इन इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, अ न्यूक्लियस अब्जॉर्ब्स वन ऑफ इट्स इनर ऑर्बिटल electrons, transforming a nuclear proton into a neutron with the emission of a neutrino। तो goes to न्यूट्रॉन और अब इसी तरह प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट होता है एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रिनो के अंदर। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये प्रोटॉन, एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। यानी कि ये कौन सा प्रोसेस हो गया, इनवर्स बीटा डिके। ठीक है, ये हमारे पास इनवर्स बीटा डिके है और यहाँ पर ये प्रोटॉन इंटरेक्ट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और इसके साथ जो है हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पर न्यूट्रॉन नहीं, इधर एक न्यूट्रिनो, क्योंकि एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं हो रही, तो एक न्यूट्रिनो जो है वो निकलेगा। तो यानी कि ये प्रोटॉन जो है, ये वाला, ये न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि इन इलेक्ट्रॉन कैप्चर, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन को जब कैप्चर होता है तो न्यूक्लियस अब्जॉर्ब करता है उसके वन ऑफ इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को, अंदर वाले जो उनको ऑब्जर्व करता है और ट्रांसफॉर्म करता है एक न्यूक्लियर प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन में विद द एमिशन ऑफ न्यूट्रिनो। यही हुआ है ना, प्रोटॉन ये इंटरेक्ट किए, प्रोटॉन ये कन्वर्ट हुआ न्यूट्रॉन के अंदर और साथ में क्या निकला, न्यूट्रिनो। ठीक है, यानी कि ये प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक जो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी कौन सा, पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन है। ठीक है, और न्यूट्रिनो। तो व्हाट इज दिस, दिस इज इनवर्स बीटा डिके। ये इनवर्स बीटा डिके है। अब इसके अंदर प्रोटॉन बढ़ नहीं रहा, प्रोटॉन कम हो रहा है, Z-1 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन के अंदर। बीटा डिके में न्यूट्रॉन, ऑर्डिनरी बीटा डिके में न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, तो इनवर्स बीटा डिके में प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो Z
ऑर्डिनरी के अंदर एक से ज़्यादा होगा और जो ऑर्डिनरी नहीं है, इनवर्स है, उसमें एक से कम हो जाएगा। बात समझ आ रही है कुछ? ठीक है, तो दिस इज़ द बीटा डिके। अब ये काफ़ी जो है क्वांटम मैकेनिकल ये फिनोमेन है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि इसको एक्सप्लेन कर दूं जितना भी मैं कर सकता था। ठीक है।